आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिवली डिस्टर्बिंग स्टोरीज इस वीडियो में बताऊंगा और इनके साथ जो इनकी फुटेज और फोटोज अटैच्ड हैं वो भी आपको इन स्टोरीज के एंड में देखने को मिलेंगी। बट उससे पहले आप इस लाइक बटन से पूछे कि इतनी गर्मी में क्या वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हाँ तो आप उसको दबाकर थोड़ी सी ठंडक उसको पहुंचा दीजिए। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। 12 जनवरी 2007 की शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास अमेरिका के इंडियाना में बनी हुई पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला 19 साल का वेड स्टेफी नाम का लड़का अपने डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर दूसरी डॉर्मेट्री में गया। असल में डॉर्मेट्री आपको पता होगा कि कॉलेज के अंदर बने हुए हॉस्टल्स को या फिर जो भी बंकर्स वगैरह बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को रखने के लिए, उनको ही हम डॉर्मेट्री कहते हैं। सो स्टेफी अपने उस डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर दूसरी डॉर्मेट्री की तरफ गया और वो दूसरी डॉर्मेट्री के अंदर ही कॉमन मेस बनाई गई थी। मेस आपको पता होगा कि हॉस्टल्स के अंदर जो भी बच्चे खाना खाने के लिए जिस हॉल के अंदर बैठते हैं उसे ही हम मेस कहते हैं। और उस मेस के अंदर जाकर वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मिला और भी बहुत सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स उन टेबल्स के ऊपर बैठकर अब खाना खाने वाले थे। तकरीबन 8:15 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और लगभग अब सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर खाना वाना खा लिया। वेड ने भी अपना खाना निपटाया और अपनी प्लेट को साइड में ही मौजूद डस्टबिन के अंदर रखने के बाद अपने हाथ वगैरह धोकर उस डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और साइड में ही मौजूद ओवन हॉल से एक छोटा रास्ता अपनाते हुए अब उसे अपने ही दूसरे हॉस्टल में जाना था जहां पर वो एक्चुअल में रहा करता था। बट जैसे स्टेफी इस मेस से बाहर निकलकर छोटा रास्ता अपनाते हुए इस दूसरी डॉर्मेट्री से होते हुए अपने रास्ते की तरफ जाने लगा और उस ओवन हॉल को क्रॉस करते हुए नीचे बने हुए रूम्स के अंदर एक्चुअल में वेड के काफी सारे फ्रेंड्स भी मौजूद थे। और जैसे उसने उनमें से एक कमरे के अंदर झांक कर देखा जो कि उसके दोस्त का कमरा था, उसने जैसे उस कमरे का दरवाजा खोला, सामने तकरीबन 7 से 8 लड़के बैठकर आराम से पार्टी कर रहे थे। अब जैसे ये चीज वेड ने देखी, वेड की भी आंखें चस गई कि वाह यहाँ तो पार्टी चल रही है, मैं अभी अभी खाना खा के आया हूं बट मुझे खाना खाना नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पहले पार्टी करता फिर जाके खाना खाता तो और भी मजा आता। बट उसके दोस्तों ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आ जाओ, अब हमको ज्वाइन कर लो और आराम से पार्टी वार्टी करो। अब ये सभी लड़के वहां पर आराम से बैठकर दारू वगैरह पीने लगे, सभी माल पीकर जिंदा मोर्टिन बन चुके थे। खैर ये सारी पार्टी निपटाने के बाद तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास का टाइम बीत चुका था। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास ये सारे के सारे 7-8 लड़के इस रूम से बाहर निकले और असल में यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर कॉलेज कैंपस के अंदर ही एक और पार्टी चल रही थी और ये सभी लड़के उस पार्टी के अंदर गए और वहां जाकर अब और ज्यादा दारू पीने लगे। बट जैसे ही वेड स्टेफी भी उन लड़कों के साथ उस पार्टी के अंदर गया, वहां जाकर वेड स्टेफी को याद आया और उसने अपने एक दोस्त को कहा कि यार रुको, तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, मैं अपनी एक जैकेट तुम्हारे एक कमरे के अंदर भूल कर आया हूं और मुझे अभी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मुझे वो जैकेट लेने के लिए वापस तुम्हारे कमरे में जाना पड़ेगा। वेड के दोस्तों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाकर वो जैकेट लेकर आओ और हमें आकर वापस ज्वाइन कर लेना। वेड उस पार्टी हॉल से बाहर निकला, उसने वैसे ही भयंकर दारू पी हुई थी और लड़खड़ाते चलते हुए सीधा वो उस ओवन हॉल की तरफ ही गया। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि रात के तकरीबन 10 बजे से भी ऊपर का टाइम हो चुका था और ये वो टाइम था जब हॉस्टल के सभी दरवाजे बाहर से और अंदर से लॉक किए जा चुके थे। सो ऐसी सिचुएशन में वेड के पास सिर्फ 2 ही तरीके थे इस ओवन हॉल के अंदर जाने के लिए। या तो वो खुद इस हॉस्टल वाली बिल्डिंग के अंदर रहता हो तो उसके पास चाबी होगी और उस चाबी से इसका दरवाजा खोल सकता है, या फिर दूसरा तरीका उसका अंदर कोई दोस्त मौजूद हो और वो उसको फोन करके मेन डोर पर बुलाए और वो खुद उसके लिए दरवाजा खोले। अब क्योंकि वेड खुद तो इस हॉस्टल में रहता नहीं था, इसके पास इसकी चाबी नहीं थी, उसने रास्ते में जाते हुए तकरीबन 6 से 7 बार फोन कॉल्स किए उन दोस्तों को जो इस हॉस्टल में रहा करते थे, इस बिल्डिंग में रहा करते थे। बट उनमें से 5 कॉल्स किसी और ही अननोन नंबर्स पर लगे, रॉन्ग नंबर पर लगे और जैसे उन लोगों ने फोन उठाया, वेड को डरा धमकाकर फोन काट दिया कि तुमने रॉन्ग नंबर मिलाया है, इतनी रात को परेशान मत करो। जिसके बाद 2 और फोन कॉल्स उसने सही लोगों को मिलाए जो एक्चुअल में उस ओवन हॉल वाली बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे। बट उन लोगों ने जैसे ही फोन उठाया, उन लोगों ने भी वेड को कह दिया कि हमने तो खुद दारू पी हुई है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम नीचे उतर के यहां तक आए और तुम्हारे लिए दरवाजा खोले, इसलिए तुम कहीं और से कुछ और जुगाड़ कर लो। खैर वेड लड़खड़ाता हुआ उस ओवन हॉल की बिल्डिंग तक पहुंचा। उसने देखा कि चारों तरफ से दरवाजे तो बंद पड़े हुए हैं, फिर भी वो मेन डोर पर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। अब उस मेन डोर के अंदर घुसते ही राइट साइड में जो पहला कमरा था उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर मौजूद लड़के अभी भी जग रहे थे। अब जैसे ही उन लोगों ने खटखटाहट सुनी, वो 3 लड़के निकलकर बाहर की तरफ आए और उन्होंने उस दरवाजे में लगे हुए शीशे से बाहर की तरफ वेड को खड़े हुए देखा और वो शीशे में जाकर पूछने लगे उस वेड से कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है। वेड ने कहा कि मुझे अंदर आना है और उस कमरे के अंदर मेरी जैकेट पड़ी है और मुझे वो जैकेट लेकर वापस चले जाना है। बट उन 3 लड़कों को विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेड की आंखों से दिख रहा था कि उसने बहुत ज्यादा नशा पता किया हुआ है और इस हालत में वेड को बिल्डिंग के अंदर घुसाना खतरे से खाली नहीं था, हो सकता है वो अंदर आकर कुछ भी कर दे। उन तीनों लड़कों ने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया और वो लोग भी अपने कमरे में अंदर जाकर अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आराम से सोने जा चुके थे। अब वेड
वेड बाहर फिर से बहुत जोर जोर से उस दरवाजे को खटखटाने लगा, बट किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। अब आने वाले 4 दिनों का टाइम बीत चुका था। 4 दिनों बाद यानी कि 16 जनवरी 2007 के दिन वेड जिस बिल्डिंग के अंदर रहा करता था, जिस बिल्डिंग में उसका कमरा था, उसके रूममेट्स असल में अपने घर गए हुए थे और ट्यूसडे 16 जनवरी 2007 के दिन वो जब अपने कमरे में आए, उसने वेड को वहां पर नहीं देखा और इधर उधर बराबर वाले कमरों में से उन्होंने वेड के बारे में पूछा कि आखिर वेड कहां पर है, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा और उसका सामान भी ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, अभी तक उसने आकर अपना सामान ठीक क्यों नहीं किया। बट साइड वाले कमरों में जो लड़के रह रहे थे उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हमने तो कई दिनों से वेड को देखा ही नहीं, हमें नहीं पता वेड कहां पर है, हो सकता है वो अपने घर गया हो तुम्हारे साथ ही, तो तुम एक बार उसके घर पर फोन करके पूछ लो या फिर वेड को फोन करके पूछ लो, हमें नहीं पता वेड कहां पर है। जिसके बाद उन लड़कों ने वेड को फोन करना शुरू किया, बट वेड का फोन बंद जा रहा था। जिसके बाद उन्होंने वेड के घर वालों को फोन किया और उनसे पूछने लगे कि क्या वेड घर पर आया है, बट वेड के माता पिता ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें तो उसके आने की कोई खबर नहीं है और हमारी खुद उससे 3-4 दिनों से बात नहीं हुई, तो हमें तो लग रहा है कि वो अपने हॉस्टल में ही होगा और हमारे पास तो उनकी कोई खबर नहीं है। सामने मौजूद उन लड़कों ने फोन पर कहा कि नहीं अंकल आंटी, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर होता तो हम आपको फोन क्यों करते, हमने तो पूरे हॉस्टल में लड़कों से पूछ लिया और किसी को भी वेड के बारे में 3-4 दिनों से कोई अता पता ही नहीं है। जिसके तुरंत बाद 16 तारीख की शाम होते होते ही वेड का पूरा परिवार हॉस्टल में पहुंच चुका था वेड को ढूंढने के लिए और पूरे कॉलेज स्टाफ को बताया गया कि वेड मिसिंग है। जिसके बाद मोबाइल कंपनी से भी कॉन्टैक्ट किया गया और उन लोगों ने बताया कि लास्ट टाइम वेड का फोन इसी कॉलेज कैंपस के अंदर एक्टिव था और यहीं रहते रहते वो बंद हो गया और उसके बाद ही पुलिस वालों को भी बुलाया गया और पुलिस वालों ने पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर और साइड में मौजूद तो बहुत बड़ा जंगली इलाका है और उस जंगल के अंदर भी एक मैसिव सर्च अभियान लॉन्च किया गया वेड को ढूंढने के लिए कि किसी तरीके से वेड की कोई खबर मिल जाए। तकरीबन 4 दिनों तक ढूंढने के बाद उनको वेड के बारे में सिर्फ एक सुराग मिला और वो था वेड का जूता, जो कि यहीं ओवन हॉल के पास ही बिल्डिंग के बाहर एक पड़ा हुआ मिला और उस जूते को एविडेंस के तौर पर बरामद करने के बाद वेड को और ज्यादा मजबूती से ढूंढा गया। बट 1 महीने तक ढूंढने के बाद वेड का कोई भी अता पता नहीं चला पुलिस वालों को और 1 महीने तक ढूंढने के बाद फाइनली इस सर्च को बंद कर दिया गया, ये मानकर कि वेड कहीं चला गया है या फिर वो खुद से ही हमारे सामने नहीं आ रहा। तकरीबन 2 महीनों का टाइम बीत चुका था उस पार्टी वाले दिन से। 19 मार्च 2007 के दिन दोपहर के टाइम पर ओवन हॉल के अंदर बने हुए लॉन्ड्री रूम के अंदर वहीं पर काम करने वाला एक कर्मचारी आराम से मशीनों के साथ अपने कपड़े धो रहा था, बट सारी मशीनें बंद करने के बाद भी उसको एक बहुत ही अजीब सी चटर पटर की साउंड सुनाई दी। अब जैसे उसने चटर पटर की साउंड सुनी, उसने सारे के सारे दरवाजे, जो भी मशीनें लगी हुई थी वहां पर कपड़े धोने वाली, उन सभी मशीनों के दरवाजे खोल खोल कर चेक करने शुरू किए। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है किसी स्टूडेंट के कपड़ों में कोई सिक्का वगैरह रह गया हो या फिर कोई पेन वगैरह रह गया हो जो कि मशीन को खराब भी कर सकता है और अगर खराब हो गई तो कॉलेज वाले उसको नाप देंगे अच्छे से। जिसके बाद उसने सारे के सारे दरवाजे खोल खोल कर एक एक कपड़ा चेक करना शुरू किया, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी किसी मशीन के अंदर से नहीं मिला। मतलब साफ था कि जो भी चटर पटर की आवाज आ रही थी ये उसकी मशीनों में से तो नहीं आ रही थी। जिसके बाद उसने फाइनली उस चटर पटर की आवाज का पीछा करना शुरू किया, लेकिन वो वर्कर किसी भी दीवार के ऊपर अपना कान लगाता तो उसको वहीं से वो चटर पटर की आवाज आनी शुरू हो जाती। ये चीज उसके लिए भी बहुत ज्यादा अजीब थी। वो इस लॉन्ड्री रूम से बाहर आया और बीच हॉल में खड़ा होकर, बीच बरामदे में खड़ा होकर उस चटर पटर की आवाज को नोटिस करने लगा कि आखिर ये चटर पटर की आवाज आ कहां से रही है। और जैसे उस वर्कर ने बरामदे के बीच में खड़े होकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करी तो उसको क्लियर कट सुनाई दे रहा था कि ये लॉन्ड्री रूम है और उसके जस्ट सामने एक मेंटेनेंस रूम है और इसी मेंटेनेंस रूम के अंदर से ये आवाज, ये चटर पटर वाली आवाज आ रही है। इस वर्कर के पास इस मेंटेनेंस रूम की भी चाबी थी तो उसने अपनी जेब से वो चाबियों का सेट निकाला, उस मेंटेनेंस रूम के दरवाजे में लगाया, दरवाजे को खोला, अंदर गया, अंदर जाकर उसकी लाइट ऑन करी और जैसे ही उसने अंदर की तरफ ताका झाकी करनी शुरू करी कि आखिर चटर पटर की आवाज कहां से आ रही है, उसने एक बहुत ही दिल दहला देने वाला एक सामने सीन देखा और इसी सीन के बाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की गई और इसी इन्वेस्टिगेशन को बेस बनाकर एक स्टोरी तैयार की गई कि आखिर उस दिन वेड स्टेफी के साथ क्या हुआ था। 12 जनवरी की रात वेड स्टेफी जब इस हॉस्टल के मेन दरवाजे पर आकर खटखट की थी और उन 3 लड़कों ने वेड को अंदर आने से मना कर दिया था और उसके बाद वेड असल में उस दरवाजे से बाहर निकलकर इस ओवन हॉल के चारों तरफ घूमने लगा होगा ये देखने के लिए कि आखिर उसको कोई खिड़की दरवाजा खुला मिल जाए जिसके थ्रू वो इस बिल्डिंग के अंदर जाकर, उस कमरे में जाकर अपनी
जैकेट उठाकर वापस चला जाए, बट उसको असल में घूमते घूमते कोई भी दरवाजा खुला हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट साइड में, मतलब कि पीछे वाली साइड में एक रेलिंग बनी हुई है और उस रेलिंग के आगे एक छोटा सा बरामदा तो क्या कह सकते हैं हम, ये ग्राउंड फ्लोर पे है तो हम इसे बालकनी भी नहीं कह सकते, बस आप एक छोटा सा एरिया मान लीजिए कमरे के बाहर का, और उस कमरे का दरवाजा जो कि डायरेक्टली बाहर की तरफ खुलता है और उसके बाहर एक रेलिंग लगाई गई थी। मतलब अगर किसी को भी इस कमरे के अंदर जाना है तो वो सबसे पहले रेलिंग के ऊपर कूदेगा, इस दरवाजे को खोलेगा और इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाएगा। सो उस रात वेड को भी अंदर जाने के लिए घूमते हुए इस बिल्डिंग के चारों तरफ ये दरवाजा दिखा, और अब क्योंकि कोई और रास्ता उसको अंदर जाने के लिए दिखा ही नहीं तो क्लियरली वेड ने अपने उसे दारू वाले नशे की हालत में इस रेलिंग को क्रॉस करते हुए सीधा इस दरवाजे के ऊपर आकर खड़ा हो चुका होगा। अब असल में एसओपी के तहत तो, मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है इन हॉस्टल्स का, उसके तहत तो ये दरवाजा 24 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ इमरजेंसी के अंदर ही इसको खोला जाएगा। बट उस टाइम पर पता नहीं कैसे किसी चमत्कारिक रूप से ही ये दरवाजा उस टाइम पर खुला हुआ था, और जैसे ही वेड ने इस रेलिंग को कूदकर यहां पर छलांग लगाई और इस दरवाजे को खोला तो लिटरली ये दरवाजा खुल गया होगा। बट जिस मोमेंट पे वेड ने इस दरवाजे को खोलकर इस कमरे के अंदर पैर रखा, उसको सामने से बहुत जोर जोर से मशीन्स के चलने की आवाज आ रही थी, क्योंकि ये एक मशीनरी कमरा था और उसके अंदर काफी सारी मशीन्स उस टाइम पर चल रही थी। लेकिन उस कमरे के अंदर उस टाइम पर लाइट नहीं थी, मतलब कि जैसे उसने वो दरवाजा खोला, बाहर की जो लाइट थी थोड़ी बहुत वही उस कमरे के अंदर जा रही थी और उसी से थोड़ा बहुत वेड उस टाइम पर देख पा रहा होगा। अब उस टाइम पर सोच कर देखिए कि वेड ने नशे की हालत में भी इतना दिमाग लगाया कि उसने उस दरवाजे को प्रॉपर्ली वापस बंद नहीं किया। अंदर जाने के बाद उसने सबसे पहले अपना जूता उतारा, और सोच कर देखिए एक दरवाजा जब बंद होता है चौखट से आकर लगता है तो वो बिल्कुल पैक हो जाएगा, लेकिन वेड ने बीच में ही उसके अपना जूता अड़ा दिया, और जैसे ही वो दरवाजा बंद होने लगा वो दरवाजा वहीं पर अटक गया और थोड़ी बहुत लाइट अब इस कमरे के अंदर आ रही थी, बाहर से जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी उस हॉस्टल कैंपस के बाहर। खैर उस धीमी सी लाइट के अंदर ही देखते हुए, बहुत ही एडजस्ट करते हुए वो आगे की तरफ जाने लगा, लाइट स्विचेस को ढूंढने लगा कि आखिर इस कमरे के लाइट स्विचेस कहां हैं। बट लाइट स्विचेस तो सामने वाले दरवाजे पर, मतलब कि जो उस ओवन हॉल का बरामदा है, मेन बरामदा, उस दरवाजे को अगर हम खोलकर एंटर करेंगे तो साइड में ही मौजूद दीवार के ऊपर लाइट स्विचेस लगे हुए हैं। ये वाला दरवाजा जिससे वेड एंटर हुआ था, मतलब कि ये तो एक इमरजेंसी दरवाजा है। खैर जैसे तैसे अंधेरे में ही अपनी नशे की हालत में चलते हुए वेड ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया, इस कमरे को एग्जिट करने के लिए बाहर की तरफ। अब एक्चुअल में वेड उस मशीन के सहारे रास्ता पकड़ कर आगे तरफ चल रहा था। उसने मशीन के ऊपर हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ये मशीन सीधा उसको इस मेन दरवाजे तक लेकर जाएगी और उसको खोलकर वो बाहर की तरफ चला जाएगा, अपनी जैकेट उठाएगा और वापस पार्टी में चला जाएगा। अब जैसे उसने उस मशीन को पकड़कर उसके सहारे अंधेरे में ही चलना शुरू किया, वो मशीन धीरे धीरे पूरे कमरे के अंदर बड़ी होती गई और वेड को लिटरली बहुत तेज आवाजें भी इसकी सुनाई दे रही होंगी। अब उन आवाजों को उसने फील किया या नहीं किया अब मुझे नहीं पता। खैर जैसे उस मशीन के सहारे पकड़ कर चलते चलते वेड आगे की तरफ गया, आगे जाते ही वो मशीन वहीं पर खत्म हो चुकी थी। बट एक्चुअल में अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये कमरा है, इस कमरे के बीच में एक डब्बा रखा हुआ है और वेड असल में इस डब्बे और इस दीवार के बीच में से होते हुए उस दरवाजे तक जा रहा था। अब जैसे ही वो मशीन वहां पर दरवाजे के पास जाकर खत्म हुई, अब वो दरवाजा तो कमरे के कोने पर है, ये सामने जहां पर मशीन खत्म हुई है यहां पर तो दीवार है सामने की तरफ। आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, ये सामने दीवार है। अब जैसे ही इस पतली सी जगह से, संकरी सी जगह से होते हुए वेड इस मशीन को क्रॉस करते हुए कमरे के कोने में गया, अब दूसरी तरफ उसको मुड़ना था क्योंकि इस मशीन को क्रॉस करते हुए सामने की तरफ उसको कमरे के दरवाजे पर जाना था। और जैसे ही वेड इस मशीन को क्रॉस करने के लिए घूमा, लिटरली उसकी पोजीशन ये रही होगी उस टाइम पर, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं थी दीवार और उस मशीन के बीच में कि वेड खुले तौर पर आराम से घूमता फिरता इस मशीन को क्रॉस कर ले। वेड कोने में जाते ही घूमा इस मशीन को क्रॉस करने के लिए और धीरे धीरे उस मशीन को पकड़कर आगे की तरफ स्लाइड करते हुए जाने लगा। बट यहीं पर उसकी एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में मशीन के कवर के ऊपर एक हॉल बना हुआ था और उस हॉल के अंदर ही, उस छोटे से 1 इंच के हॉल के अंदर ही, जैसे ही वेड अपना हाथ घिसाता हुआ उस हॉल के पास लेकर आया, उसकी एक उंगली, लिटरली सिर्फ एक उंगली उस हॉल के अंदर गई थी और उसके बाद ही सब कुछ खत्म हो गया होगा। असल में वेड ने जिस इमरजेंसी डोर से इस कमरे के अंदर एंट्री ली थी, ये कमरा कुछ और नहीं बल्कि इस पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग का पावर हाउस था। इस पावर हाउस वाले कमरे के अंदर 6 बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए थे और उन्हीं ट्रांसफॉर्मर्स के बीच में से होते हुए, लिटरली बीच में से होते हुए वेड इस कमरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और वो भी आधी रात के टाइम पर अंधेरे में। और दूसरी बात,
वेड उस टाइम पर बहुत भयंकर नशे में था। अब सोच कर देखिए आप, जैसे ही वेड क्रॉस करते करते उस दीवार तक पहुंचा, उसने घूमा और घूमते घूमते उस ट्रांसफॉर्मर को क्रॉस करने की कोशिश करी। उस मशीन में जो उस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कवर लगा हुआ था, उस कवर के ऊपर एक छोटा सा छेद था। उस छेद के अंदर जैसे ही वेड की बीच वाली उंगली उसके अंदर गई, तो अंदर जो मौजूद ट्रांसफॉर्मर के तार उस टाइम पर बिल्कुल नंगे थे, उनको कवर नहीं किया गया था। कवर कर भी नहीं सकते क्योंकि वो जल जाते हैं बहुत जल्दी अगर कवर किया तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट भी होते हैं। और जैसे ही वेड की उंगली उस हॉल के अंदर गई होगी, उसने सीधे तौर पर 4000 वोल्ट की बिजली को पकड़ लिया होगा। वो तो छोड़ने वाली थी ही नहीं। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर वेड की कि उसने जूते भी नहीं पहने हुए थे, जो कि एक इंसुलेटर का काम कर सकते थे। कहीं ना कहीं उसकी हो सकता है लकीली उससे उसकी जान बच भी सकती थी, बट नहीं, उस टाइम पर उसने जूते नहीं पहने हुए थे। एक जूता उसका वहीं दरवाजे पर लगा हुआ था, जिससे उसके शरीर के अंदर अर्थिंग बनी। और जैसे ही वेड की उंगली ने उस 4000 वोल्ट की बिजली को पकड़ा, उसकी उंगली ने पकड़ा, वो 4000 वोल्ट की बिजली सीधा उसके शरीर से होते हुए नीचे धरती के अंदर चली गई। और वेड की लिटरली उसी टाइम पर कुछ ही सेकंड्स के अंदर मौत हो गई होगी। वेड को तो समझ भी नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है ये, बट उसका शरीर अंदर से पूरा लिटरली उबल गया होगा। उसका खून पूरे तरीके से गर्म होकर उबल कर भाप भी बन गया होगा, क्योंकि 4000 वोल्ट की बिजली कम नहीं होती। 4000 वोल्ट कितना होता है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जब पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बैठाकर लोगों को सजाए मौत दी जाती थी, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 2000 वोल्ट की बिजली का ही इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ तो वेड के शरीर से 4000 वोल्ट की बिजली पास हो चुकी थी और लिटरली उस 4000 वोल्ट की बिजली ने वेड को छोड़ा ही नहीं, अपने साथ चिपका कर रखा। फास्ट फॉरवर्ड टू 19 मार्च 2007, जब उस लॉन्ड्री वर्कर को उस कमरे में चटर पटर की आवाजें आ रही थी, और जैसे ही उस लॉन्ड्री वर्कर ने बाहर बरामदे में आकर और सामने मौजूद इस पावर हाउस रूम से उस चटर पटर के आने की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत चाबी का गुच्छा निकालकर उस चाबी से इसका दरवाजा खोला, अंदर जाकर लाइट्स ऑन करी और उन सभी ट्रांसफार्मर्स के आसपास देखने लगा कि कोई तार तो शॉर्ट नहीं है, कोई तार यहाँ पर जलवल तो नहीं रहा जिससे चटर पटर की आवाज़ें आ रही हैं। बट जैसे ही उसने उस ट्रांसफार्मर और दीवार के बीच में वो चीज़ देखी, उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये इतनी बड़ी काली काली चीज़ क्या लटक रही है। उसने और पास जाकर देखा तो वो समझ चुका था ये कुछ और नहीं बल्कि एक लाश है। जी हाँ, वो तुरंत वहां से भागते हुए हॉस्टल स्टाफ के पास गया और उन स्टाफ वालों ने वहां पर पुलिस को बुलाया, कॉलेज मैनेजमेंट को बुलाया और सभी ने मिलकर वेड की बची कुची लाश को वहां से बाहर निकाला, उन सभी ट्रांसफार्मर्स को ऑफ करके। जी हाँ, ये चटर पटर की जो आवाज़ें आ रही थी, सोच कर देखिए पूरे 2 महीनों से वेड के शरीर से जो बिजली पास हो रही थी, अब वेड का शरीर इस लायक भी नहीं बचा था कि उसके शरीर से पूरे तरीके से बिजली पास हो सके। 2 महीनों से, पूरे 2 महीनों से वो 4000 वोल्ट की बिजली लगातार हर सेकंड उसके शरीर से पास होती रही। अब क्योंकि उसका शरीर पूरे तरीके से सूख चुका था, नीचे जमीन पर जब भी उसका शरीर बिजली पास करते हुए टच करता, वो टच करते ही उसके अंदर चिंगारी बनती और चिंगारी इतनी ज़्यादा तेज थी कि उसकी चटर पटर की आवाज़ बाहर सामने लॉन्ड्री रूम तक भी सुनाई दे रही थी। असल में जूता जो मिला था वेड का, वो भी इसी पावर हाउस रूम के बाहर जो बनी हुई रेलिंग लगी हुई थी उसके बाहर ही पड़ा हुआ मिला था, उस दरवाजे के बाहर। और जब उन पुलिस वालों को वो जूता मिला था, उन पुलिस वालों ने भी उस टाइम पर, यानी कि जब वेड गुम हुआ था उसके 4 दिनों के बाद ही ये जूता मिला था, 20 जनवरी के दिन, उस टाइम पर भी इन पुलिस वालों ने इस ट्रांसफार्मर वाले कमरे को खोलकर देखा था। बट उस टाइम पर अंदर कोई लाइट नहीं थी, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो इन पुलिस वालों ने इग्नोर किया कि वेड इस ट्रांसफार्मर वाले कमरे के अंदर क्या ही करेगा, इसलिए उन्होंने जस्ट बाहर से ही देखकर उसको वापस बंद कर दिया और उसका जूता एक एविडेंस के तौर पर उठाकर अपने साथ ले गए। जिसके बाद वेड के परिवार वालों ने यूनिवर्सिटी के ऊपर केस भी दाखिल किया कि जिस कमरे को 24 घंटे अंदर बाहर से लॉक करके रखना चाहिए, वो उस रात खुला हुआ कैसे था और इसके बाहर कोई सुरक्षा वगैरह क्यों नहीं लगाई गई, कोई वार्निंग साइन वगैरह क्यों नहीं लगाया गया। जिसके बाद वेड का परिवार ये केस जीता भी और यूनिवर्सिटी की तरफ से $5 लाख वेड के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए गए। 1 जनवरी 2024 के दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले 30 साल के काइलर एफिंजर नाम का लड़का, असल में उस दिन जैसे वो सुबह सुबह उठा, उसने अपना मोबाइल चेक किया और मोबाइल पर उसके 3 मिस्ड कॉल्स थी उसके ही पिता की, जो कि दूसरे स्टेट में रहा करते थे। और जैसे उसने कॉल बैक करी अपने पिता को, उसके पिता ने एक ऐसी खबर दी काइलर को कि काइलर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन वहीं पर छोड़ा और जल्दी से अपना लैपटॉप उठाकर एक टिकट बुक करने लगा। और जैसे ही उसने टिकट बुक करी, अपना तुरंत ही उसने सामान पैक किया और सामान
उठाकर तुरंत ही वो उसने टैक्सी बुलाई, अपना सामान उठाकर टैक्सी में रख के वहां से निकल चुका था नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए। असल में काइलर यूटा के अंदर रहते हुए एक हॉलिडे कंपनी के लिए काम कर रहा था, जो कि पैकेज बना बनाकर लोगों को दे रही थी और उसके बेस में जो भी सेल्स होती उसी के ऊपर कमीशन काइलर को मिलता और उसकी जिंदगी लगभग परफेक्ट चल रही थी। काइलर ने अपने साथ अपने घर में एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग, जिसका नाम उसने क्विक सिल्वर रखा हुआ था, उस क्विक सिल्वर नाम के डॉग के साथ ही अपनी जिंदगी इस घर के अंदर रहते हुए आराम से बिता रहा था। उसको अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार था कि डॉग के साथ होने वाली कोई भी घटना, कोई भी अगर मोमेंट है तो उसके तुरंत ही फोटोज और पूरी स्टोरी बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करना। और लिटरली ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि लोग अब उसके साथ इमोशनली और मेंटली कनेक्ट हो चुके थे। बट सडनली काइलर ने एक ऐसी पोस्ट भी इंस्टाग्राम के ऊपर डाली जिसको देखकर, जिसको पढ़कर ना सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि और भी लोग जो उसको जानते थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। जी हाँ, उस पोस्ट के अंदर काइलर ने लिखा हुआ था कि अभी अभी उसके टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर ये सामने आया है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है। और इस बीमारी के अंदर आपको पता होगा कि लोगों के अंदर एकदम से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, एकदम से वो खुश हैं और एक ही झटके के अंदर अगले मोमेंट पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। कुछ मोमेंट्स का काम होता है अपने रूप को बदलना, और लिटरली यहाँ काइलर भी इस बीमारी से जूझ रहा था, अपनी जिंदगी किसी तरीके से निकाल रहा था। बट उसको खुशी इस बात की थी कि उसका डॉग क्विक सिल्वर उसके साथ है, और उसने अपनी सारी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ही अपने सारे जो भी रूटीन काम हो रहे थे क्विक सिल्वर के साथ, उसको छोटे पपी से लेकर उसके पूरे बड़ा होने तक, उसने सारी की सारी इंस्टाग्राम पोस्ट अपने अकाउंट उस डॉग से भरी। जून महीने में की गई एक पोस्ट के अंदर काइलर ने लिखा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की वो जो बीमारी है वो जल्दी ही अब ठीक होने वाली है, और डॉक्टर्स और सभी के सभी स्टाफ मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी जो दवाइयां हैं वो परफेक्टली चल रही हैं, और हो सकता है मैं जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाऊं, और जो मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है वो मुझे अब कभी नहीं आएगा। बट जुलाई 2023 में ही एक और पोस्ट काइलर की तरफ से इंस्टाग्राम पर की गई, और उस पोस्ट के अंदर उसने अपने डॉग क्विक सिल्वर को श्रद्धांजलि दी हुई थी। उसने कहा कि जैसे ही वो सुबह सुबह उठा, उसने देखा कि उसके क्विक सिल्वर डॉग की मौत हो चुकी है, और उसकी वजह से उसका रोना नहीं रुक रहा, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इस दुनिया में वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। अब डॉग के जाने से जितने भी दवाइयों का असर काइलर के ऊपर पहले से होता आया था, उन सभी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, और काइलर फिर से उसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर जाने लगा। उसकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे और ज़्यादा गिरती जा रही थी, और सडनली 1 जनवरी 2024, ये जो अभी जनवरी गई है, इसी के पहले दिन काइलर के पास उसके ही पिता का फोन आया, और उसके पिता ने कहा कि तुम्हारे दादाजी यानी कि मेरे पिता वो बिल्कुल लास्ट मिनट पर हैं अपने, उनकी जान कभी भी जा सकती है, डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और हम चाहते हैं कि तुम एक बार आकर अपने दादाजी से अंतिम बार मिल लो। जैसे ये चीज़ काइलर ने सुनी, काइलर के होश उड़ गए। क्योंकि वो अपने पिता से भी ज़्यादा अपने दादा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था, उनके लिए उसकी फीलिंग्स, उसका बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा गहरा था। अब जैसे ये चीज़ काइलर ने सुनी फ़ोन के ऊपर, उसने तुरंत अपना फ़ोन पटका, अपना लैपटॉप उठाया, और लास्ट मिनट की प्लेन टिकट जो कि रात की 9 बजे मिलने वाली थी, यूटा से उड़ान भरकर सीधा वो डेनवर की तरफ जाने वाली थी, अब वो लास्ट प्लेन की टिकट उसने बुक करी, और तुरंत ही अपना सामान उठाकर दोपहर होते होते अपने घर से बाहर निकला, सीधा ही सॉल्ट लेक सिटी यूटा के अंदर बने हुए उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, और वहां जाकर अपना बोर्डिंग पास निकलवाने लगा। अपना बोर्डिंग पास निकलवा के वो सिक्योरिटी चेक वाली लाइन में लग चुका था, और सभी का सभी सामान उसका जो भी हाथ में मौजूद था, उसने अपने सामान को खुलवा कर चेक करवाना शुरू किया। बट जैसे ही उसका सामान चेक किया जा रहा था, पुलिस वाले जो वहां पर खड़े थे सामान चेक करने के लिए, गार्ड्स ने उस काइलर के साथ सामान को भी साइड में कर दिया, और जितने भी पैसेंजर थे उनका सिक्योरिटी चेक करके तुरंत ही फ्लाइट के अंदर भेज दिया। बट काइलर को नहीं जाने दिया। काइलर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान, और बार बार पुलिस वालों को बोल रहा है कि जनाब मेरा भी तुरंत चेक कर लो, मुझे भी जल्दी से जल्दी प्लेन के अंदर बैठकर मुझे मेरे दादाजी के पास जाना है, उनकी कभी भी मौत हो सकती है, और मैं अंतिम बार उनसे मिलना चाहता हूं। बट ये चीज गार्ड्स ने नहीं समझी, उन्होंने जस्ट वेट करवाया काइलर को, और ये वेट इतना ज्यादा हो चुका था कि सभी के सभी पैसेंजर्स अपने उस फ्लाइट के अंदर बोर्ड हो चुके थे। बट काइलर सिर्फ अकेला अपने सामान के साथ सिक्योरिटी चेक के ऊपर अभी भी खड़ा था, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था सभी लोगों से, सभी स्टाफ से कि आप मेरा सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं कर रहे हो। जिसके बाद स्टाफ ने यही रिप्लाई दिया कि जनाब आप लेट हो चुके हैं, अब आप इस प्लेन के अंदर बोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब सभी के सभी उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, प्लेन ब्रिज से हट चुका है, और वो रनवे पे जाने के लिए अब तैयार है। जैसे ये चीज़ अब काइलर ने सुनी, काइलर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान, उसको टेंशन हो रही थी अपने दादाजी की। अब ये चीज़ सुनकर काइलर को इतना बड़ा झटका
झटका लगा कि उसको समझ नहीं आया कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो बार बार हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा है वहां मौजूद स्टाफ से कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मुझे मेरे दादाजी से मिलना है, आप किसी भी तरीके से मेरे यहाँ फ्लाइट के अंदर एंट्री करवाओ, मैं तो टाइम से पहले यहाँ पर आ चुका था, आप लोगों ने मेरा सामान चेक नहीं किया, ऐसा क्या मैं अपने साथ परमाणु बम लेकर जा रहा हूँ जो आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, मेरा सामान ये रहा, मैं तो यहाँ टाइम से आकर कब से लाइन में खड़ा हूँ बट मुझे क्यों नहीं जाने दिया, कोई तो रीजन होगा, ये मेरी टिकट रही, ये मेरा बोर्डिंग पास रहा, फिर मुझे प्लेन के अंदर क्यों नहीं बैठने दिया। बट स्टाफ ने अगेन सॉरी बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया और ये अंतिम मौका जो अब काइलर के पास था अपने दादाजी से अंतिम बार मिलने का, अब वो काइलर को अपने हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। और जैसे ये चीज़ काइलर ने फील करी, काइलर का वही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला अटैक अब शुरू होने वाला था। काइलर ने तुरंत अपने पिता डेनवर में जो उस टाइम पर अपने दादाजी के साथ बैठे हुए थे, अपने पिता के पास फ़ोन करना शुरू किया, उनको सारी सिचुएशन समझानी शुरू करी कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और मुझे प्लेन के अंदर नहीं बिठाया जा रहा है, मुझे आने में थोड़ा लेट हो सकता है, आप प्लीज़ दादाजी का ख्याल रखना। अब जैसे ये चीज़ उसके पिता ने सुनी, उसने कहा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा, सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम तो कौन होते हैं किसी को सांस देने वाले, किसी की सांस लेने वाले। खैर दूसरी तरफ काइलर एयरपोर्ट पर मौजूद, अब उसको जैसे ही वो मेनियक अटैक शुरू हुआ, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर पूरा चेंज आ चुका था। उसने अपना सारा सामान इधर उधर फेंका और पूरे एयरपोर्ट का जो हॉल बना हुआ था, पूरा का पूरा टर्मिनल बना हुआ था, इधर उधर जाकर हर स्टाफ से लड़ने लगा, हर दरवाजे को खटखटाने लगा कि मुझे किसी तरीके से उस प्लेन तक पहुंचना है। बट सभी के सभी दरवाजे बंद, सभी स्टाफ ने अपने हाथ खड़े किए हुए थे कि आप किसी भी तरीके से अब प्लेन के अंदर नहीं बैठ सकते। ये सारी चीज वहां लगे सीसीटीवी के अंदर कैद है, मैं आपको एंड में इसकी वो फुटेज भी दिखाऊंगा। वो सबसे पहले A2 नाम के उस गेट के पास गया, वहां जाकर उसने वो दरवाजे को बहुत जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, बट वो दरवाजा अंदर से बंद था, वो दरवाजा नहीं खुला। और ये दरवाजा अगर खुल जाता तो वो सीधा टर्मिनल के बाहर एयरपोर्ट का वो जो ग्राउंड होता है, वो जो पूरा रनवे वाला ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड पर पहुंच जाता। बट वो दरवाजा बंद था। उसने अपने जूते निकाले, जूते निकालकर जूतों से भी उसने दरवाजे को पीटने की कोशिश करी, बट किसी ने अगेन दरवाजा नहीं खोला। वो अपने जूतों को हाथ में ही लेकर दूसरे दरवाजे पर भागता हुआ गया, वहां जाकर उसने दरवाजे को भी पीटा, बट फिर अगेन वो दरवाजा नहीं खुला। एक बार तो वो दरवाजे को खोलते खोलते, उस दरवाजे को पीटते पीटते नीचे तक जा गिरा, बट दरवाजा कहीं से भी नहीं खुला। इसके बाद काइलर A1 डोर पर पहुंचा, वहां जाकर भी उसने कोशिश करी, वहां पर जाकर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सभी के सभी दरवाजे अंदर से बंद किए जा चुके थे और सिक्योरिटी वाले अब उसकी सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे। वो समझ चुके थे कि काइलर पागल है, इसकी बातों पर ध्यान देना मतलब अपना ही टाइम वेस्ट करना होगा। काइलर ने अपने जूतों से साइड में लगे हुए खिड़की वाले शीशों को भी तोड़ने की कोशिश करी, बट वो शीशे बहुत ज्यादा मजबूत थे और वो नहीं टूटे। उससे भी परेशान होकर काइलर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ गया, जो कि सीढ़ियों के सहारे सीधा नीचे जाकर उस ग्राउंड पर मिल रहा था। और अब की बार काइलर पूरे तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था। जी हाँ, वो इमरजेंसी एग्जिट को अंदर से लातों से तोड़ तोड़कर उसने वो दरवाजा खोला और सीढ़ियों के सहारे सीधा नीचे होते हुए मेन ग्राउंड तक गया, जहां पर वो प्लेन अब आगे की तरफ अपने रनवे की तरफ जा रहा था। अब काइलर ने जैसे ही ग्राउंड के ऊपर कदम रखा, उसने अपने प्लेन को इधर उधर घूमकर देखा कि उसका प्लेन कौन सा है। उसने अपने बोर्डिंग पास के अंदर अपने प्लेन का नाम देखा और उस बोर्डिंग पास में लिखे हुए प्लेन के नाम को ढूंढने लगा और लिटरली अब उसको वो जहाज वहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उस जहाज के अंदर पहले ही 100 से भी ज्यादा लोग अब बैठे हुए थे और काइलर ने भी भागते हुए उस जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। अब इससे आगे जो सीसीटीवी फुटेज है वो बहुत ज्यादा धुंधली है, इसलिए इसको थर्मल कैमरा से जो फुटेज मुझे मिली वो थर्मल कैमरा वाली फुटेज मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि वहां उस टाइम पर रात हो चुकी, 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। अभी तक काइलर को बेचारे को जहाज नहीं मिला, अपना वो बैठ नहीं पाया। खैर इस फुटेज के अंदर आप क्लियरली देखेंगे कि काइलर बिल्कुल नंगे पैर, अपने हाथ में कोई भी सामान मौजूद नहीं, बिल्कुल नंगे पैर उस डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन की तरफ भागा हुआ जा रहा है, जो अब रनवे पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। धीरे धीरे वो चल रहा है रनवे पर जाने के लिए। रात को 9:52 पर पहली बार पायलट की तरफ से ATC टावर को ये मैसेज गया कि कोई है जो प्लेन के आसपास घूम रहा है, वो प्लेन को डिस्टर्ब कर रहा है। 10 बजे के आसपास पुलिस वालों के पास मैसेज गया और पुलिस वालों की टीम 10:02 पर इस जहाज के आसपास पहुंच चुकी थी ढूंढने के लिए कि आखिर वो कौन सा बंदा है जो इस जहाज को उड़ने से मना कर रहा है, इस जहाज को डिस्टर्ब कर रहा है। इधर उधर देखने के बाद, अपने हाथ में वॉकी टॉकी पर बात करने के बाद, उन अंदर वाले स्टाफ वालों ने बता दिया कि काइलर नाम का एक पैसेंजर है, वो प्लेन बोर्ड नहीं कर पाया, उसकी फ्लाइट मिस होने वाली है और वही इधर उधर घूमकर इस प्लेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बट इधर उधर देखने के बाद भी पुलिस वालों को कहीं भी काइलर दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसके जूते जो इधर उधर पड़े हुए थे, सिर्फ उसके कपड़े जो कि इधर उधर कटे फटे पड़े हुए थे। अब ये चीज देखकर
पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान कि आखिर वो कहाँ गया, इसके कपड़े यहाँ पर है, बंदा कहाँ पर है, समझ नहीं आ रहा। तभी इन सभी पुलिस वालों का ध्यान ऊपर विंग की तरफ गया, जो कि डेल्टा एयरलाइन वाले जहाज का जो पंख था उस पंख की तरफ गया, और उस पंख के ऊपर वो काइलर नीचे की तरफ झुका हुआ था, उन सभी पुलिस वालों को देख रहा था और कह रहा था कि मुझे इस प्लेन के साथ ही डेनवर जाना है, मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। बट इससे पहले कि पुलिस वाले उसको कुछ समझा पाते, उसको कुछ बता पाते, पुलिस वालों की आंखों के सामने जस्ट कुछ मोमेंट्स के अंदर, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगे, कुछ ही क्षण भर के अंदर वो जो इंजन उस पंख के नीचे लगा हुआ था वो इतनी स्पीड में घूम रहा था कि एकदम से यहां काइलर का बैलेंस बिगड़ा और इंजन जो बहुत प्रेशर से उस हवा को खींच रहा है, बाहर वाली हवा को खींच रहा है पीछे की तरफ थ्रस्ट बनाने के लिए, और जैसे ही इंजन के आगे काइलर का मुंह आया, काइलर पूरा का पूरा उस इंजन के अंदर सक हो चुका था। काइलर पूरा का पूरा उस इंजन के अंदर खींचा जा चुका था। जहाज के सभी इंजन्स को इमरजेंसी में स्टॉप किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभी नहीं, थोड़ी देर में होने वाली थी, थोड़ी देर। जैसे ही वो इंजन घूमना रुके तब तक वो इंजन का पूरा जो बाहर वाले ढांचा था वो पूरा का पूरा खून से लाल हो चुका था। बट अभी भी काइलर जिंदा था और पुलिस वालों ने पूरा जोर लगाकर काइलर के सभी चिथड़ों को बाहर की तरफ निकाला, अपनी गाड़ी के अंदर लोड किया। क्यों? क्योंकि अभी भी काइलर जिंदा था और एयरपोर्ट पर ही बने हुए इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर उसको लेकर गए, वहां भर्ती करवाया और डॉक्टर्स ने जैसे उसका इलाज शुरू किया, इलाज शुरू करते ही काइलर की मौत हो चुकी थी। जी हाँ, काइलर का आधे से ज्यादा दिमाग, आधे से ज्यादा हिस्सा मुंह का पूरा टरबाइन के अंदर वो घिस चुका था। उसके छोटे छोटे चिथड़े अब उड़ चुके थे। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश करी काइलर को दोबारा से रिसेसिटेट करने की, बट कोई भी एफर्ट्स उनके सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने फाइनली उसको डेड घोषित कर दिया और उसकी बॉडी को डेनवर में मौजूद उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। उसी दिन उसके ग्रैंडफादर यानी कि काइलर के दादाजी की भी मौत हुई और उस दिन 2 अंतिम संस्कार एक साथ काइलर के पिता ने किए, एक अपने पिता का, एक अपने बेटे का। सोच कर देखे आप उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और काइलर की तो पूरी बॉडी तक उन्हें नहीं मिल पाई, आधी कटी फटी, यहाँ से आधा फेस नहीं है, ऊपर से दिमाग नहीं है, आधा चेहरा नहीं है। खैर जो भी था, फाइनली बेचारा काइलर ऊपर जाकर अपने क्विकसिल्वर नाम के उस डॉग से जरूर मिला होगा, साथ ही अपने दादाजी से भी मिला होगा। बट ये इंसिडेंट सच में बहुत ज़्यादा दुखद था। आप कभी भी ऐसी जगह पर जाएं तो अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। इंजन्स जो होते हैं प्लेन के वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो आसपास में मौजूद सारी हवा को सक करते हैं। तो अगर आप भी कभी ऐसे इंजन के पास जाएं तो उससे पूरी दूरी बनाकर रखें ताकि उस प्रेशर का कोई भी दबाव आपके ऊपर ना पड़े। आप इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई वो इनफेमस फुटेज जरूर देख लीजिएगा जिसके अंदर काइलर आपको इधर उधर भागता हुआ प्लेन के पास जाता हुआ दिखाई देगा। खैर आप मुझे बताइए आपको इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी कौन सी लगी। नीचे कमेंट्स में आपके मुझे रिप्लाईज जरूर चाहिए हैं। साथ ही अगर आपको मुझसे बात करनी है या फिर ये फुटेज आपको और ज़्यादा लंबी देखनी है, पूरी देखनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर मैं ब्रॉडकास्ट चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ फॉलो करके आप ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट आर्केड चैंपियंस को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।